Are you able to see the screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so yesterday we completed and discussed the takeaway points of the three orders of history. If you have any problem regarding that chapter, you can ask me. Okay, ma'am. अगर आपको उस चैप्टर से रिलेटेड अभी भी कोई प्रॉब्लम आ रही है जिसका कल हमने पढ़ा था, टेक अवे पॉइंट्स डिस्कस करे थे, तो आप लोग पूछ सकते हैं. और अगर नहीं आ रही तो नहीं है कोई प्रॉब्लम तो यू कैन टेल मी. अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ठीक है, नो प्रॉब्लम. No, ma'am. Okay, so today we are going to start this chapter, changing cultural traditions. जैसा कि हमने पढ़ा था 14 से, फ्रॉम द 14th सेंचुरी टू द एंड ऑफ 17th सेंचुरी, टाउन्स जो हैं यूरोप के अंदर वो बहुत ग्रो कर रहे थे. एक अर्बन कल्चर जो है वो डेवलप होने लगा था. के जो लोग थे वो खुद को अपने आप को सिविलाइज्ड समझने लगे थे, सिविलाइज्ड कैटेगराइज कर रहे थे कि वो सभ्य लोग हैं. टाउन्स जो हैं पर्टिकुलरली जैसे कि फ्लोरेंस, वेनिस और रोम जो है वो सेंटर्स बन रहे थे आर्ट और लर्निंग के. आर्टिस्ट और राइटर्स जो हैं वो भी क्या कहते हैं अपने आर्ट को बहुत ज़्यादा रिच कर रहे थे, इन्हेंस कर रहे थे. और प्रिंटिंग जो है उसी समय शुरू हुई थी, इन्वेंशन हुआ था उसका, तो किताबें भी छप रही थी, प्रिंट्स भी अवेलेबल थे कई सारे लोगों को. ठीक है, अलग अलग दूर के टाउन्स के और कंट्रीज़ के वहाँ के किताबों और उनको वो समझ पा रहे थे. एक हिस्ट्री का सेंस जो है वो डेवलप हुआ था यूरोप के अंदर, और जो कि बिल्कुल जुड़ा हुआ था, बिल्कुल जुड़ा हुआ था मॉडर्न कल्चर से. ठीक है, जो कि एंशियंट और मॉडर्न का एक मिला जुला कंपैरिजन था, कंट्रास्टेड साइड्स पे था ग्रीक्स और रोमन का. रिलीजन जो है वो भी देखा जाने लगा था हर इंडिविजुअल के हिसाब से. वो खुद को देख रहा था कि वो किस कैटेगरी के अंदर आ रहा है. चर्च जो है वो एक इम्पॉर्टेंट सेंटर माना जाता था पहले के ज़माने में भी. ठीक है, तो उसको जो है कैसे माना जा रहा था, एक अर्थ सेंट्रिक चीज़ माना जाता था, जहाँ पे साइंटिस्ट का मानना था कि ये सोलर सिस्टम को या जोग्राफिकल नॉलेज को, यूरोप की जो है वो सब चीज़ों को आप यहाँ पे रख कर के समझ सकते हैं. ठीक है, तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू था इस चैप्टर का. अब हम जो है इसको डिटेल में पढ़ेंगे line to line. From the 14th to the end of the 17th century, towns were growing in many countries of Europe. 14 से 17th सेंचुरी के एंड तक कई सारे टाउन्स जो हैं वो यूरोप की कई सारी कंट्रीज़ में ग्रो कर रहे थे. अ डिस्टिंक्ट अर्बन कल्चर ऑल्सो डेवलप्ड, एक डिफरेंट अर्बन कल्चर भी डेवलप हो रहा था. टाउन्स पीपल बिगिन टू थिंक ऑफ देमसेल्व्स एज मोर सिविलाइज देन रूरल पीपल. अब टाउन के लोग जो हैं वो अपने आप को ज़्यादा सभ्य मानने लगे थे रूरल लोगों से. टाउन्स पर्टिकुलरली फ्लोरेंस, वेनिस एंड रोम बिकेम सेंटर्स ऑफ आर्ट एंड लर्निंग. अब टाउन्स जो थे जैसे कि फ्लोरेंस, वेनिस और रोम, वो सेंटर्स बनने लगे थे कला के और सीखने के. आर्टिस्ट एंड राइटर्स वर पैट्रोनाइज्ड बाय द रिच एंड एरिस्टोक्रेटिक. आर्टिस्ट और राइटर्स जो थे वो पूरे से क्या बन गए थे, पैट्रोनाइज हो गए थे रिच कल्चर से. ठीक है, यानी कि उसके प्रति बहुत ज़्यादा उनका लगाव हो गया था. The invention of printing at the same time made books and prints available to many people, including those living in a distant towns or countries. अब invention हुआ था उस समय प्रिंटिंग प्रेस का, तो लोग बाग जो है उस समय बुक्स और प्रिंट्स उनको सब मिल जाते थे. जो लोग यहाँ पे नहीं रह रहे और दूर के कंट्रीज़ में उनके भी बारे में उनको जानकारी मिल रही थी, और उनको भी प्रिंट्स और ये सब मिल रहे थे जिससे वो समझ पा रहे थे किताबों को पढ़ करके. A sense of history also developed in Europe, and people contrasted their modern world with the ancient one of the Greeks and Romans. एक सेंस ऑफ हिस्ट्री जो है, यानी कि एक उनके अंदर समझ आई थी कि इतिहास क्या है, और वो अपने मॉडर्न कल्चर को एंशियंट से जोड़ करके ग्रीक्स और रोमन्स के बारे में समझना चाह रहे थे उस समय. Religion came to be seen as something which each individual should choose for himself. अब religion जो है वो एक ऐसी चीज़ हो रही थी जो हर एक व्यक्ति को अपने हिसाब से choose करनी थी. The church's earth-centric beliefs was overturned by scientists who began to understand the solar system, and new geographical knowledge overturned the Europe-centric view that the Mediterranean Sea was the center of the world. अब पहले क्या होता था, चर्च को ही माना जाता था सेंटर ऑफ बिलीफ की यही चीज़ है, लेकिन अब उससे हट करके साइंटिस्ट जो है वो समझ रहे थे सोलर सिस्टम क्या है, एक न्यू जोग्राफिकल नॉलेज को देख रहे
थे, वो जोग्राफिकल तरीके से देख रहे थे, यूरोप क्या है, सेंटर है मेडिटेरियन सी का या वर्ल्ड का, ये सारी चीज़। Students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. There was a technical problem, I guess, network issue. That's why it stopped. ओके तो यहाँ पर अब हम इसको डीप में पढ़ेंगे. देयर इज़ अ वास्ट अमाउंट ऑफ मटेरियल ऑन यूरोपियन हिस्ट्री फ्रॉम द 14th सेंचुरी. एक बहुत ज़्यादा अमाउंट में पढ़ने के लिए आपको मटेरियल मिल जाएगा यूरोपियन हिस्ट्री के बारे में जो 14th सेंचुरी से था. कई सारे डॉक्यूमेंट्स, प्रिंटेड बुक्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, बिल्डिंग्स, टेक्सटाइल्स, ये सारी चीज़ें मिलेंगी. Much of this has been carefully preserved in archives, art galleries, museums, and in Europe and America. कई सारी चीज़ें जो हैं केयरफुली संभाल के रखी गई हैं आर्काइव्स में, डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है, आर्ट गैलरीज में, म्यूजियम्स में, यूरोप और अमेरिका के अंदर. From the 19th century, historians use the term Renaissance, literally rebirth, to describe the cultural changes of this period. ये बहुत ही important है. अगर आपके पास में इफ़ यू हैव इंग्लिश तो आपको ये टर्म जो है बहुत ही ज़्यादा पता पड़ेगी कि ये क्या होती है. देन अब उस समय में क्या हो रहा था, 19th सेंचुरी के अंदर हिस्टोरियंस एक टर्म लेकर के आए थे, रेनेसा, जिसका मतलब होता है रीबर्थ, दोबारा से पैदा होना. ठीक है, लिटरेचर फॉर्म में देखा जाए तो यहाँ पर ये बता रहे थे कल्चरल चेंजेस जो ये उस समय में देख रहे थे कि कैसे कल्चर चेंज हो रहा है उस हिसाब से, क्योंकि इस समय में बहुत सारे जो हैं राइटर्स, ऑथर्स और पोएट्स और सब चीज़ें शुरू हो गई थी, तो उस हिसाब से भी यहाँ पे बोला गया था रेनेसा. The historian who emphasized these most was a Swiss scholar, Jacob Burckhardt. अब जो हिस्टोरियन जिन्होंने इस चीज़ को बड़ा चढ़ा करके बताया है प्रॉपर्ली, वो स्विस स्कॉलर रहे हैं जैकब. ठीक है, 1818 से 97 तक, ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ बेजल इन स्विट्ज़रलैंड. और इन्होंने कहाँ बताया है, ये कहाँ पढ़ाई करी है इन्होंने, स्विट्ज़रलैंड के अंदर. ही वॉज अ स्टूडेंट ऑफ द जर्मन हिस्टोरियन लियोपोल्ड वोन क्रेंक. अब ये स्टूडेंट रहे हैं जर्मन हिस्टोरियन, जो दूसरे इनके टीचर रहे थे वो थे लियोपोल्ड वॉन रैंक, 1795 से 1886. Ranke had taught him that the primary concern of the historian was to write about states politics using papers and files of government department. अब इन्होंने इनको समझाया था यहाँ पे इन्होंने समझाया था कि आपको बेसिकली हिस्टोरियन अगर बनना है तो उनका काम क्या होता है कि वो बेसिकली जो पॉलिटिक्स है स्टेट के बारे में लिखे, उसकी पॉलिटिक्स के बारे में लिखे, पेपर्स और फाइल्स जो होते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के उनके बारे में लिखे. Burckhardt was dissatisfied with these very limited goals that his master had set out of him. अब जो Burckhardt थे वो इस चीज़ से, जो उनके टीचर ने उनको डायरेक्ट किया था कि आपको सिर्फ यही चीज़ों के बारे में लिखना है, वो इससे बिल्कुल डिसएग्री कर रहे थे. वो सेटिस्फाई नहीं थे कि इतना कम स्कोप है लिखने के लिए, सिर्फ ऐसा तो पॉसिबल है नहीं. टू हिम पॉलिटिक्स वॉज नॉट द बी ऑल एंड ऑल इन हिज हिस्ट्री राइटिंग. उनके हिसाब से पॉलिटिक्स, राजनीति जो है वो ही सिर्फ एक पॉइंट नहीं थी कि यहाँ पे सब चीज़ें मिल जाएंगी और यहीं सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी. हिस्ट्री वॉज एज मच कंसर्न विद कल्चर एज विद पॉलिटिक्स. हिस्ट्री जो है वो उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी की पॉलिटिक्स. ठीक है. In 1860 he wrote a book called The Civilization of the Renaissance in Italy. अब 1860 में इन्होंने किताब लिखी थी. ठीक है, रेनेसा यानी रीबर्थ जो हुआ था इटली का, सिविलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में बोला जा रहा है कि वहाँ पे सिविलाइजेशन का जो रीबर्थ हुआ था इटली में, उसके बारे में किताब लिखी थी. इन विच ही कॉल्ड हिज रीडर्स अटेंशन टू लिटरेचर, आर्किटेक्चर, पेंटिंग टू टेल द स्टोरी ऑफ हाउ अ ह्यूमनिस्ट कल्चर हैड फ्लावर्ड इन इटालियन टाउन्स फ्रॉम द 14th to the 17th century. अब इन्होंने जो बुक लिखी थी सिविलाइजेशन ऑफ रेनेसा इन इटली, उसके अंदर इन्होंने बेसिकली क्या मेंशन किया था, अपने रीडर्स का अटेंशन उन्होंने किस तरफ, जो पढ़ रहे थे वो किताब, उनके लिए उन्होंने उनका ध्यान किस तरफ आकर्षित करने की कोशिश करी थी, लिटरेचर के प्रति, आर्किटेक्चर के प्रति, या पेंटिंग्स जो स्टोरी बताती थी कि कैसे नए ह्यूमन कल्चर, ह्यूमनिस्ट कल्चर यानी इंसानियत वाला कल्चर फल फूल रहा था इटालियन टाउन्स में 14 से 17 सेंचुरी के बीच में. This culture, he wrote, was characterized by a new belief.
अब ये जो कल्चर उन्होंने लिखा था उसमें नई विश्वास थी दैट मैन एज एन इंडिविजुअल वाज केपेबल ऑफ मेकिंग हिज ओन डिसीजंस एंड डेवलपिंग हिज स्किल। अब इन्होंने जो बुक लिखी थी उसके अंदर मेन विश्वास क्या दिखाया था कि अब आदमी जो है, जो भी व्यक्ति है, एक इंडिविजुअल के तौर पे देखा जाए तो वो खुद के डिसीजंस लेने में और खुद के हुनर को और डेवलप करने में, दोनों ही चीज़ों में अब उस केपेबल है, यानी कि वो लायक है कि वो खुद से अपनी लाइफ के या किसी भी चीज़ के डिसीजन ले सकता है, या अगर हुनर उसको आता है तो वो उसको और पॉलिश करके यानी उसके बारे में और कुछ सीख सकता है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या बात हो रही है, यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि कैसे ये लोग जो हैं इटली के या यूरोप की जो सेवरल कंट्रीज़ है 14 से 17 सेंचुरी के बीच में, ये कैसे अपने आप को समझ रहे हैं और सिर्फ राजनीति के बारे में ही नहीं, ये पुरानी जो हिस्ट्री है उसके बारे में भी अच्छे से डीप स्टडी करके लिख रहे हैं कि क्या क्या वहाँ पे ट्रेडिशन फॉलो हुए थे, कैसे वहाँ पे डेवलपमेंट हुआ था, अब आदमी की सोच क्या हो गई थी, कैसे लोग बाग जो हैं वो बिहेव कर रहे थे, कैसे उनको अपने खुद के डिसीजंस ले रहे थे या कैसे अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर रहे थे, कि कैसे वो डिसेंट हो रहे थे, कैसे उनमें मैनर्स आ रहे थे, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बताई गई हैं उस पीरियड में, वो लोग जो डिस्कवर कर रहे थे। अब जैसे क्या होता है, जैसे आज के एग्जांपल से अगर हम इसको रिलेट करें तो हमारे पास में क्या है आज हम सीख रहे हैं, आज हमारे पास में मोबाइल फ़ोन्स हैं, आज हमारे पास में टैबलेट्स हैं और आईपैड्स हैं और सब कुछ है। तो आज भी कोई ना कोई ये चीज़ सारी मेंशन कर रहा होगा कि आज 2020 के अंदर ये इन्वेंशन हुआ, कि या फिर ये पेंडेमिक हुआ, इसकी वजह से इतना नुकसान हुआ, कि ये वॉर कंडीशंस हो रही थी, ये सारी चीज़ें हिस्ट्री बन रही है आज के हिसाब से भी देखा जाए। तो आज की जो चीज़ें लिखी जा रही हैं वो आने वाली जनरेशन जब पढ़ेंगी तो वो इस चीज़ को समझ पाएँ। इस तरीके से आज की चीज़ें लिखी जाती हैं कि कैसे मॉडर्न कल्चर को इंडिया ने अपनाया या किसी और कंट्री ने अपनाया, कि कैसे कंडीशंस जो थी उस समय क्या रही, वो सारी चीज़ें कैसे लिटरेचर, आर्किटेक्चर और इन सब चीज़ों में डेवलपमेंट आया। वहाँ पे क्योंकि इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी उस समय में, तो उनके जो बेसिक चीज़ें थी वो उस चीज़ के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे उसका रीबर्थ हुआ इटली का, कि कैसे उसका दोबारा वो सिविलाइज्ड बनी कंट्री। अब जैसे अगर अजमेर के बारे में लिखा जाए तो हम ये बोल सकते हैं रीबर्थ ऑफ अजमेर में ये कर सकते हैं ऐड की कैसे स्मार्ट सिटी बनने लगा था अजमेर, कि वहाँ पे एलिवेटेड रोड का काम शुरू हो रहा था या ब्रिजेस बन रहे थे, ये सारी चीज़ें। ठीक है। He was modern in contrast to medieval men whose thinking had been controlled by the church। अब ये क्या थे, अपने ज़माने के हिसाब से मॉडर्न थे, ठीक है, जो कि पुरानी सोच के लोग जो रखते थे, जो जिनको सिर्फ चर्च कंट्रोल करते थे, यानी चर्च ने जो डिसीजन ले लिया वो ही फाइनल होता था, ये उससे बिल्कुल डिफरेंट थे और ये मॉडर्न थे क्योंकि ये खुद के डिसीजन लेने में सक्षम थे उस समय के लोग। समझ में आया स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, देन वही रिवाइवल ऑफ इटालियन सिटीज़, कैसे ये वापस से रीबर्थ हो रहा था इनका। ये यहाँ पर आपको एक मैप दिया गया है, इटालियन स्टेट्स के बारे में बताया गया है, यहाँ पर रोम है, यहाँ पे वेनिस है, इस तरीके से। Now, after the fall of the Western Roman Empire, many of the towns that had been political and cultural centers in Italy fell into ruin। अब क्या हुआ था, रोमन एम्पायर का तो वेस्टर्न रोमन एम्पायर जो है वो तो कंट्रोल में था नहीं इतना, तो उसके कई सारे टाउन्स हमने जैसे पढ़ा था कि वो काफ़ी वीक हो गए थे उस समय, पॉलिटिकली और कल्चरली जो है वो ख़त्म होने लगे थे। ठीक है। अब रोमन एम्पायर के अंदर जो मेन इटली जो थी उसमें भी ये, क्योंकि वो उसी का हिस्सा थी, तो वहाँ पे भी पॉलिटिकल और कल्चरल सेंटर्स जो हैं वो बहुत ही ख़त्म होने लगे थे। तो एकदम ख़त्म होते होते जब एकदम से कोई नई चीज़ होती है वो वापस से ग्रो करने लगता है तो उसको हम रीबर्थ बोल देते हैं। देयर वॉज नो यूनिफाइड गवर्नमेंट, कोई यूनिफाइड गवर्नमेंट नहीं थी जो प्रॉपरली काम कर सके। द पोप इन रोम हु वॉज सोवन इन हिज ओन स्टेट वॉज नॉट अ स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल फिगर। और जो पोप रह रहे थे रोम के अंदर वो क्या कर रहे थे, वो एक खुद की स्टेट में रह रहे थे, उनके पास में वो भी पॉलिटिकल फिगर नहीं थे कि किसी को गाइड कर सकें इस चीज़ में। While Western Europe was being reshaped by feudal bonds and unified under the Latin Church, and Eastern Europe under the Byzantine Empire, and Islam was creating a common civilization. Further west, Italy was the weak and fragmented। अब वेस्टर्न यूरोप के अंदर क्या हो रहा था, फ्यूडल बॉन्ड्स चल रहे थे, जैसे हमने पढ़ा है लॉर्डशिप्स और पीजेंट्स वाला। ठीक है।
उसमें क्या हो रहा था, उनको कौन एकजुट कर रहा था? लैटिन चर्च, और जो है उनको एकजुट कर रहे थे। अब ये क्या डायरेक्शन की वजह से बता रहे हैं। ईस्टर्न यूरोप जो है वो बाइजेंटीन एम्पायर के अंडर था, और इस्लाम जो है वो भी एक कॉमन सिविलाइजेशन ला रहा था वेस्ट के अंदर, लेकिन इटली जो था वो अभी भी वीक था और फ्रेगमेंटेड यानी बिखरा हुआ था। हाउ एवर इट वॉज दीज वर वेरी डेवलपमेंट्स दैट हेल्प इन द रिवाइवल ऑफ इटालियन कल्चर। अब यही जो डेवलपमेंट हुए थे बाकी जगह पे, यही क्या ला रहे थे, इटालियन कल्चर के अंदर भी डेवलपमेंट ला रहे थे धीरे धीरे ही सही। With the expansion of the trade between the Byzantine Empire and the Islamic countries, the ports of the Italian coast revived. अब जब ये व्यापार फैलने लगा बाइजेंटीन एम्पायर से इस्लामिक कंट्रीज़ के बीच में, तो इटालियन कोस्ट जो है वो भी वापस से इम्प्रूव होने लगे, क्योंकि उनके तरफ भी व्यापार बढ़ने लगा, वो भी थोड़ा सा व्यापार करने लगे, तो उनमें इम्प्रूवमेंट आने लगा। From the 12th century, as the Mongols opened up trade with China via the Silk Route, as the trade with the Western European countries also increased. अब जैसे कि चाइना जो है 12th सेंचुरी में वो मंगोलियंस के से ट्रेड कर रहे थे, सिल्क रूट जो कि थीम 5 में मेंशन किया हुआ है, ठीक है, उसके द्वारा वो ट्रेड करने लगे थे, तो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ जो थी वो भी फल फूल रही थी उस समय, वो भी इम्प्रूव हो रही थी। ऑल्सो इंक्रीज इटालियन टाउन्स प्लेड अ सेंट्रल रोल, और इटालियन टाउन्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे इस चीज़ में। दे नो लॉन्गर सॉ देमसेल्फ एज अ पार्ट ऑफ पावरफुल एम्पायर बट एन इंडिपेंडेंट सिटी स्टेट्स। और वो खुद को एक किसी और पावरफुल एम्पायर का हिस्सा न समझ के इंडिपेंडेंट स्टेट या सिटी के इस तरह देख रहे थे। अब इनमें कौन कौन सी थी वो? टू ऑफ दीज वर फ्लोरेंस एंड वेनिस, where were republics and many others were court cities ruled by princes. फ्लोरेंस और वेनिस जो है ये रिपब्लिक्स थी, और बाकी जो दूसरी सिटीज़ थी वो क्या थी, वो प्रिंसेस के द्वारा चलाई जाती थी। यहाँ पर अभी भी राजाओं का राज चल रहा था, कोई गवर्नमेंट नहीं थी। वन ऑफ द मोस्ट वाइब्रेंट सिटीज़ वॉज वेनिस। सबसे ज़्यादा अच्छी और सुंदर सिटी जो है वो वेनिस माना जाता है। अनदर वॉज जेनोआ, और दूसरी जो है वो है जेनोआ। दे वर डिफरेंट फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप, ये बिल्कुल डिफरेंट थे यूरोप के दूसरे हिस्सों से। द क्लर्जी वॉज वर नॉट पॉलिटिकली डोमिनेंट हियर, और यहाँ पे जो चर्च के लोग होते थे वो पूरी तरह से राजनीति में घुस करके इनके ऊपर दबाव नहीं बनाते थे। नॉर वर देयर पावरफुल फ्यूडल लॉर्ड्स, और ना ही वहाँ पे कोई फ्यूडल लॉर्ड्स हुआ करते थे। रिच मर्चेंट्स एंड बैंकर्स एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन गवर्निंग द सिटी। जो पैसे वाले मर्चेंट्स और बैंकर्स होते थे वो पार्टिसिपेट करते थे सिटी को चलाने में। एंड दिस हेल्प द आइडिया ऑफ सिटीजनशिप टू स्ट्राइक रूट, और इसी से इनको एक आइडिया मिला सिटीजनशिप का, ठीक है। इवन व्हेन दीज टाउन्स वर रूल्ड बाय मिलिट्री डेस्पोट्स, द प्राइड फेल्ट बाय द टाउन्स पीपल इन बीइंग सिटीजन्स डिड नॉट वीकन। भले ही ये टाउन्स जो हैं मिलिट्री के द्वारा चलाए जा रहे थे, मिलिट्री लोगों के वो उन पे गवर्नमेंट रूल कर रहे थे, सॉर्ट ऑफ मतलब इन्फ्लुएंस्ड थे वो। इनका जो टाउन पीपल जो थे उनका जो प्राइड था कि वो इस देश के नागरिक हैं, भले ही उनको चला, उनकी मिलिट्री रही थी, उनके देश को चला रही थी, पर ऐसा नहीं था कि उन्होंने अपना आत्मसम्मान जो है वो खो दिया या उनका वो कमज़ोर पड़ गया हो, वो प्रॉपरली वैसा ही था। अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम? I suppose nobody has any problem. Then we have universities and humanism. अब इनकी यूनिवर्सिटीज़ क्या रही हैं और ह्यूमैनिज़्म को इन्होंने कैसे बढ़ावा दिया है। पहले की यूनिवर्सिटीज़ जो यूरोप में थी वो थी इटालियन टाउन्स के अंदर। यूनिवर्सिटीज़ ऑफ पडुआन, बोलोंगा सेंटर्स रहे थे जहाँ पे लीगल पढ़ाई कराई जाती थी 11th सेंचुरी के अंदर। कॉमर्स जो है एक चीफ एक्टिविटी रहा था सिटी की, ठीक है, इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो, और वो डिमांड कर रही थी, क्योंकि कॉमर्स के अंदर जो डिमांड थी किसकी, लॉयर्स की और नोटरीज़ की, कि ये बहुत ही ऑफिशियल वर्क होता है, तो उसमें ऑब्वियसली कहते हैं लॉयर्स और नोटरीज की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। देन लॉ जो है वो एक पॉपुलर सब्जेक्ट बन गया था पढ़ाई का, क्योंकि उससे क्या ध्यान जो है अब उनका उसी चीज़ पे था कि कानून होता क्या है और इससे कैसे हमें फ़ायदा मिल सकता है। रोमन कल्चर के अंदर इसके बारे में और भी डीप में पढ़ाई करवाई गई है। अब यहाँ पर आपको एक डिस्क्रिप्शन दिया गया है 14 से 15 सेंचुरी के अंदर।
कि 1300 के अंदर ह्यूमैनिज्म जो है वो पाडुआ के यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाया जाता था। 1341 के अंदर पेट्रार्क जो है उसको टाइटल मिला था पोएट लॉरिएट का रोम के अंदर। फिर 1349 के अंदर यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हुई थी फ्लोरेंस में। 1390 में जॉफ्री चौसर कैंटरबरी टेल्स पब्लिश हुई थी, जो कि फेमस राइटर रहे हैं लिटरेचर के। देन 1436 के अंदर रूनशेली डिज़ाइंस द डुओमो इन फ्लोरेंस। अब इन्होंने डिज़ाइन, क्योंकि आर्ट और कल्चर को एज एन आपको बताया ही था कि बहुत बढ़ावा मिल रहा था। देन 1453 के अंदर ओटोमन टर्क्स ने हराया था बाइजेंटीन रूलर को, ठीक है, कॉन्स्टेंट रूलर ऑफ द कॉन्स्टेंटिनोपल। देन 1454 के अंदर गुटेनबर्ग ने प्रिंट करी थी बाइबल, ठीक है। फिर 1484 के अंदर पोर्चुगीज़ मैथमेटिशियंस जो रहे हैं उन्होंने कैलकुलेट करी थी लैटिट्यूड को, कि सन की क्या दूरी है, लैटिट्यूड से कैसे उनको पता लगाना है। 1492 के अंदर कोलंबस जो है वो अमेरिका पहुंचे थे। 1495 के अंदर लियोनार्डो दा विंची ने पेंट करा था द लास्ट सपर। 1512 के अंदर मिशेलानो पेंट्स द सिस्टीन चैपल सीलिंग। अब उन्होंने सिस्टीन चैपल की दीवार जो है, छत जो है, उसको पेंट किया था। तो ये कुछ इनका आर्ट और जो स्टडीज़ है उसका, एजुकेशन का लेवल जो है जिसे इन्होंने डिस्कवर किया चीज़ों को, वो यहाँ पर बताया गया है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन द रिगार्डिंग टॉपिक्स, यू कैन आस्क मी राइट नाउ और इन द नेक्स्ट क्लास इज वेल। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप अभी भी पूछ सकते हैं या कल भी पूछ सकते हैं। आप इसको घर पर बैठ के पढ़िए, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिए, ठीक है। No, ma'am. ओके।